हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यूनिकोड के बारे में कि यूनिकोड क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिकोड्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। तो यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं दैट असाइन ए कोड टू एवरी कैरेक्टर एंड सिंबल इन एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो जो क्या करते हैं, आपके वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी लैंग्वेजेज हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जापानीज हो, चाहे और कोई भी लैंग्वेज हो, तो उन सब के अंदर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो उन सबको एक कोड असाइन करते हैं। तो इससे पहले हमने BCD कोड के बारे में देखा था, जो कि आपके 4 बिट के कोड होते थे। तो हम 4 बिट से कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे? आपके 16 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जिसमें से कि हम 0 से लेकर जो 9 तक जो आपके 10 डेसिमल डिजिट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ न्यूमेरिक ही होती है, वो अल्फा न्यूमेरिक भी होती है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट सफिशिएंट नहीं थे। तो उसके बाद आपके ASCII कोड्स आए, जो कि आपके 7 बिट ASCII कोड्स थे, और एक्सटेंडेड ASCII कोड्स थे जो कि 8 बिट के थे, वो हमने देखे थे। तो उनका यूज करके हम क्या करते थे, उनका यूज करके हम जो हमारी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन थी, जो न्यूमेरिक जो डेसिमल डिजिट्स थे उनको रिप्रेजेंट करते थे, और जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल केस के हों, तो उनको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि अब मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर पहले बनाए जाते थे वो इंग्लिश पे बनाए जाते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों को इंग्लिश आती है। अब जिन लोगों को इंग्लिश आती होगी तो वो लोग तो सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाते थे, लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी तो उनको सॉफ्टवेयर यूज करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जो बनाने वालों ने क्या सोचा कि क्यों ना जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये एक उनकी जो यूजर्स हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में डेवलप किए जाएं। तो इस चीज़ को करने के लिए उनको क्या चाहिए था कि जो लोकल लैंग्वेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होने चाहिए थे। जैसे कि ASCII कोड्स थे, वो इंग्लिश के लिए जनरली यूज किए जाते थे। तो कुछ जो बेटर जो कंपनीज थी, जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, HP हो गई, तो उन्होंने मिलकर क्या किया कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जो कि ग्लोबली काम करे, और जिसमें कि हम हर लैंग्वेज के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाएं। तो वो जो आपका जो स्टैंडर्ड बनाया गया उसको हम यूनिकोड्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें और क्या होता है कि नो अदर इनकोडिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड थे, जैसे कि ASCII हो गया, वो बहुत सारे जो आपके जो कैरेक्टर्स थे, जो सभी कैरेक्टर्स थे उनको सपोर्ट नहीं करते थे। अब जो आपका जो यूनिकोड्स हैं, द गोल ऑफ यूनिकोड इज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। जो आपके जो यूनिकोड्स हैं उनका सिर्फ एक ही गोल था, जो कैरेक्टर स्कीम, जैसे कि ASCII कोड्स कैरेक्टर स्कीम चल रही थी, उसको रिप्लेस करना। किसके साथ? विद यूनिकोड एंड इट्स स्टैंडर्ड। तो जो आपके यूनिकोड हैं इनके साथ उनको रिप्लेस करना। अब यूनिकोड्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, कई तरीके के यूनिकोड्स थे, उनको ही हम यूनिकोड के जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में क्या होते हैं यूनिकोड स्टैंडर्ड्स। तो जिनको हमने UTF का नाम दिया, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट स्कीम्स। दीज आर यूज्ड इन मैनी रीसेंट टेक्नोलॉजीज। अब जो आपके यूनिकोड्स हैं वो बहुत सी जो आपकी रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आपके XML हो गया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जो माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क हो गया, और आपके मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपके विंडोज़ हो गए, और मैकेंटोश, लिनक्स, यूनिक्स, इन सब में आपके यूनिकोड्स का यूज किया जाता है। तो जो आपके अब यूनिकोड्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में एक तरीके से डिवाइड किया गया, जिनके 3 स्टैंडर्ड बनाए गए, जिसमें से सबसे पहला था UTF-8। एक आपका UTF-8 हो गया, एक आपका UTF-16 हो गया, एक आपका UTF-32 हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यूनिकोड्स थे वो सबसे पहले आपके 16 बिट के आए थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा 8 बिट के बारे में देख लेते हैं, जो UTF-8 के नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ ए वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम।
in which each written symbol is replaced by a 1 to 4 बाइट कोड, जिसमें कि क्या होता है, ये जो आपके जो UTF-8 हैं ये क्या है, आपके वेरिएबल लेंथ के इनकोडिंग स्कीम है, जिसमें कि आपके जो हर एक सिंबल है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम 1 बिट का यूज करेंगे, 2 बिट का भी यूज कर सकते हैं, 3 का भी और 4 बिट का भी, इसलिए इनको वेरिएबल लेंथ की इनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। 4 बिट से मतलब है आपका 32 बिट। इट यूज 1 बाइट फॉर ऑल ASCII कैरेक्टर्स। अब अगर हम 1 बाइट के जो कोड अगर हम यूज करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ASCII कैरेक्टर्स को, क्योंकि इट वाज डेवलप्ड टू वर्क विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर दैट यूज 8 बिट स्कीम। तो जो आपके जो 8 बिट के UTF क्यों बनाए गए, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो आपके जो सॉफ्टवेयर थे वो किसको सपोर्ट करते थे, ASCII स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते थे, जो कि आपके 8 बिट पर चलते थे। अब मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर बन गया, अब कल को कोई नया स्टैंडर्ड आ जाता है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर बन चुका है वो अनसपोर्टेड हो जाए, तो उसको भी बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने UTF-8 बनाए, ताकि जो आपके जो पुराने सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो सेकंड टाइप पे आ जाते हैं आपके UTF-16। ये क्या है, दिस इज ओरिजिनल स्कीम यूज 2 बाइट टू रिप्रेजेंट मोस्ट करेक्टर while very unusual character take 4 बाइट। ये क्या थे, आपके जो UTF-16 थे ये आपके 2 बाइट के वेरिएबल कोड होते हैं, जिनसे कि हम मोस्ट ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर्स फिर भी ऐसे रह जाते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए हम कितने बिट का यूज करते थे, 32 बिट का यूज करते थे, मीन्स आपके 4 बाइट का हम यूज करते थे। इट इज ए वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये भी आप वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग है, इनको भी एक्सटेंड किया जा सकता था 32 बिट तक। और आपकी जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आपकी आती है UTF-32। ये क्या होते थे, ये आपके फिक्स्ड विड्थ की इनकोडिंग थी, इसमें हम 4 बाइट 32 बिट का यूज करते थे टू रिप्रेजेंट ऑल करेक्टर इन द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑल लैंग्वेजेस में जो आपके करेक्टर्स आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट का हम यूज करते थे। इट इज फिक्स्ड विथ इनकोडिंग, जैसा कि अभी हमने देखा ये फिक्स्ड विथ इनकोडिंग थी। और जो कन्वर्जन है ऑफ डेटा एमंग दीज इनकोडिंग्स इज लॉसलेस। यदि मान लीजिए हमने कोई डेटा है, हमने UTF-8 का यूज किया है उसमें, यदि मान लीजिए अब उसको हमें दूसरे उसमें UTF-16 में कन्वर्ट करना हो तो इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता था, इसलिए इनको लॉसलेस इनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। और जो अब ये जो स्कीम्स हैं, जो ये इनकोडिंग सिस्टम है, ये किसका यूज करता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपके 32 बिट के अंदर हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम बाइनरी नंबर का यूज करें तो वो लिखने के लिए बहुत ही लेंथी हो जाता है। उसके लिए आपको 10001100 जो भी है वो 32 बिट आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो लिखने के लिहाज से बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज किया। हम आने वाली वीडियो में हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या होती है, डेसिमल नोटेशन जो कि हम ह्यूमन बींग्स वेरी फेमिलियर हैं, जैसे 0 1 2 3 सिंपली लिख देते हैं, ये डेसिमल नोटेशन के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से बाइनरी नोटेशन होती है जिसमें कि हम 0101 का यूज करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जब हम नंबर सिस्टम करेंगे, तो इसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या था कि जैसे कि कोई A है, उसको अगर उसका जो कोड होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर वो किस तरीके से लिखा जाएगा, 0x, उसके बाद जो हम लिखते थे 0040, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं A को। ये हमने लिखा हेक्साडेसिमल नोटेशन में। अगर मैं मान लीजिए इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो, तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0 के रेस्पेक्ट में जो कोड होगा वो लिखना पड़ेगा। तो 0 के रेस्पेक्ट में कोड क्या होगा, 0 0 0 0, फिर इस 0 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 0 0 0, फिर इस 4 के रेस्पेक्ट में कोड क्या होगा, 0 1 0 0,
फिर इस 0 के रिस्पेक्ट में क्या कोड क्या होगा, 0 0 0 0। ये हमने UTF-16 का एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर हम A को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। यदि उसको हमें बाइनरी से रिप्रेजेंट करना हो तो हमें कुछ इस तरीके से उसको एक्सटेंड करना होगा। ये हमें 4 बिट के कॉम्बिनेशंस होते हैं ये यहाँ पे, तो इस तरीके से हम A को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब आप खुद ही देख पा रहे होगे कि ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है। इसी वजह से हम हेक्साडेसिमल नोटेशन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। थैंक यू।